नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सुकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर कई नेता कार्यकर्ता ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें कांग्रेस की 2 वरिष्ठ महिला नेताओं और निर्दलीय प्रत्याशी समेत कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व नेता मीना शर्मा और लक्ष्मी राणा बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस के रुख से दुखी होकर बीजेपी से जुड़ी। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुमराह करती आई है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी उसका खामियाजा भुगत रही है और आने वाले समय में जल्द कांग्रेस का बड़ा कुनबा टूटकर बीजेपी से जुड़ने वाला है। राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी, मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा, उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। आज दर्शन लाल भारती जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं और घनसाली से पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छे मत उनको मिले थे, उनका भी विजय रूप साथ बीजेपी में सत्ता ली है। यह क्रम लगातार बनता जाएगा। परिवार इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पे उल्टे उल्टे आप ही के चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं किसी पार्टी में नहीं गई, किसी में नहीं गई, और आप अपने परिवार को, इसलिए हम परिवार के साथ जुड़ते हैं कि परिवार सपोर्ट करे, और जब वो परिवार सपोर्ट ना करे तो आदमी खिन्न होकर ऐसे परिवार में रहना तो बेकार है। जिस परिवार में आपको सपोर्ट नहीं, मैं अगर मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है और मेरे पर विपत्ति आती है और वो परिवार साथ ना दे, तो ऐसे परिवार में हम उस परिवार में रह के करेंगे क्या। जब मैं आज ये सब निपटा मामला तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जो मोदी जी आज लगातार नारी वंदन का कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी जब उनके किसी कार्यकर्ता पर मुसीबत है पूरे लोग उसको मदद करते हैं, और ऐसे परिवार को मैंने ज्वाइन किया है जो मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस के एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए भारी संख्या में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संगठन की मजबूती का एहसास कराया। युवाओं के जोश को देख कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल गदगद नजर आए। कोदियाल ने कहा कि आज उत्तराखंड का युवा पूरी तरह जाग चुका है और वो बीजेपी की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस से जुड़ने का मन बना रहा है। डांस करता हुआ जेल से बाहर आता है। पूरे देश में हर तरह से संगठन को नया रूप देने के लिए संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, और साथ साथ में युवा कांग्रेस के भी अभी चुनाव हुए, जो हमारे नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आज उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में युवा सब जो भी चुनाव जीते हैं वो और उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता आज यहाँ पर जुट रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबको, सब जो चुनाव जीते हैं सबको शुभकामनाएं हैं, और अभी हम सब कार्यक्रम में शरीक होंगे। कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। रावत ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने दाम बढ़ाकर देश के मजदूरों को महंगाई का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर न सिर्फ आम जनता की जेब पर पड़ेगा, बल्कि MSME सेक्टर और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों पर भी इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
₹261 वो छोटे गट्टू सिलेंडर पर बढ़ा दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर तो अब लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। इससे सारा एमएसएमई सेक्टर दूसरे सेक्टर्स पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ रखी है पहले, और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने आज विधिवत कार्यभार संभाल लिया है। वहीं पद की शपथ लेने के तुरंत बाद विशाल सिंह ने तीखा तेवर देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, सड़कों पर बेरोजगारों की मार झेल रहा है। विशाल भोजक ने पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों को युवा विरोधी बताया और कहा कि एक तरफ परीक्षाएं पारदर्शी नहीं है तो दूसरी तरफ योग्य युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने संकल्प लिया कि यूथ कांग्रेस अब सरकार की नाकामियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। और ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण दिल्ली से हमारे बीच में चल के आए हैं। देखिए, युवा, हमारे प्रदेश का युवा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। हमारे प्रदेश के युवाओं का पेपर लीक हो जाता है। हमारे प्रदेश के युवाओं को हमारे प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारे प्रदेश का युवा हमारे प्रदेश से पलायन करने को मजबूर है। आप पहाड़ का युवा छोड़िए, जो हमारा प्लेन्स का क्षेत्र है वहाँ का युवा भी पलायन करने को मजबूर है। तो आज ये 10 साल पूरे करने वाली सरकार, ये हैंडसम धामी की सरकार युवाओं का शोषण करने में, युवाओं के ऊपर अत्याचार करने में नंबर 1 है, ना कि युवाओं को रोजगार देने में। जो हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जो युवा है, उसको वो परेशान है, वो प्रत्याशित है। तो सबसे पहले तो युवाओं को न्याय दिलाने का काम युवा कांग्रेस करेगी और निश्चित तौर पर इस गूंगी बहरी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम युवा कांग्रेस करेगी। दिनेशपुर किसान सहकारी समिति में किसान निदेशालय की ओर से खाद को लेकर जारी आदेश से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में नाराज किसानों ने समिति परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही। सरकारी आदेश पर समिति की ओर से 1 एकड़ जमीन पर सिर्फ 1 कट्टा खाद देने की बात कही जा रही है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो सभी समितियों में तालाबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान सहकारी समिति के अध्यक्ष करण रंधावा का कहना है कि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार जो है बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य विरोधी सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आज किसान खाद के लिए परेशान है और उनको हर बार के लिए ये कह रहे हैं कि 1 कट्टा खाद मिलेगा। जिसके पास 3 एकड़ जमीन है उनको वो बुला रहे हैं कि 5 बार आ जाओ, थोड़े थोड़े ले जाओ। ऐसे किसान तो फसल नहीं कर पाएगा और जो कैसे भी करके अगर फसल करते हैं तो उनका जो है दाम नहीं मिल पाता है, एमएसपी नहीं मिल पाता है, तोल नहीं हो पाता है। तो इससे किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये बीजेपी सरकार जब धान की बुआई का टाइम आया था तो उस टाइम जो है तब ये बीजेपी सरकार सामने किसानों के सामने आके जो है ये इनका धान का जो पौधा था वो रोक दिया था। किसान आज दिनेशपुर सहकारी समिति में परेशान होकर पहुंचा है। एक सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है कि 1 महीने में 5 कट्टा यूरिया, 2 कट्टा डीएपी, चाहे वो 8 एकड़ जमीन हो चाहे 2 हेक्टेयर हो, और जिसका 1 एकड़ जमीन है तो 1 ही कट्टा मिलेगा। तो यही किसानों का कहना है कि किसान जब धान लगाते हैं, गेहूं बिजाई करते हैं, गन्ना बिजाई करते हैं, 15 दिन में एक बार खाद डालना ही पड़ता है, नहीं तो कल्ला मारना बंद कर देता है, टिलिंग नहीं करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से, एक तो जो नियम बनी है किसानों को 6 महीने के जो खाद, पूरे फसल का खाद एक बार मिलनी चाहिए, और पर एकड़ में 1 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा डीएपी, वो जितने भी जमीन उनके पास कागज हो उनको समाई का फसल का एक बार में एक मुश्त दिया जाना चाहिए। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है खाद की आ रही है। सारा दिन किसान यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बहसबाजी करते हैं। क्या करें, वो भी मजबूर हैं। उनकी धान की फसल तैयार है, उसमें खाद डालनी है। अब 1 हेक्टर पे 1 कट्टा खाद का कर रखा है, वो भी 1 महीने में एक बार। और कुछ किसानों ने जमीन ठेके पे ले रखी है, और जो ठेकेदार हैं वो विदेश रह रहे हैं। वो खतौनी और आधार कार्ड कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से खाद मिलेगी उन्हें? और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे भरपूर खाद जा रही है, यूरिया, उनको कोई कमी नहीं आ रही।
और जो छोटे किसान हैं वो यहाँ पे मर रहे हैं। पहले पौध जोत के वैसे नुकसान किया, अब ये खाद ना दे के और नुकसान हो रहा है। लक्सर के बहादुरपुर में तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार स्कूली छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके दादा को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन सख्ती सिर्फ दिखावे तक सीमित है। दिव्या नाम है जी उसका। वे स्कूल से आ रहे थे, लड़की थी और उसके पापा जी थे। पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है। ये एक तो ये 9 बजे के बाद चलनी चाहिए ट्रक, दिन में बेकार है चलने। इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर। ठीक है जी, बहुत दुर्घटना हो रही है, रोज ही हो रही है। ठीक है जी, प्रशासन भी नहीं सुनता। ये पैसे ले और अंदर कर दो, चलो गाड़ी निकल जाओ। ये कोई तरीका थोड़ा इन लोगों का। स्कूल टाइम पर क्या चाहते हैं, क्या मांगते स्कूल टाइम पे ये बंद होने चाहिए। ठीक है जी, जिस टाइम बच्चे 1 बजे और सुबह को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बंद होने चाहिए। दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद होने चाहिए। ठीक है जी, बस हमारा कहना का ही हुई है। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में लगातार हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। किसानों को हुए इस भारी नुकसान पर भारतीय किसान यूनियन ने सरकार और प्रशासन से जल्द मुआवजे देने और कृषि ऋण माफ करने की मांग की है। तो ऐसा है, देखिए हमारी मेहनत इस समय बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो हमने मेहनत कर रखी थी 3-4 महीने लगातार, जनवरी से हम लोग लगे हैं सब्जी के काम में। ओलावृष्टि इस समय सब खत्म हो चुका है और देखिए हमारी आजीविका इससे चलती है। मैं तो सरकार से कहूँगा कि महोदय मुख्यमंत्री जी, आपका ज़िला है ये, थोड़ी नज़र किसानों की ओर भी दौड़ाइए। दूसरी बात, अब देखिए इतना खर्चा सरकार कर रही है, रोज़ एक मंत्री हमारे चंपावत जिले का भ्रमण कर रहा है। जो करोड़ों रुपया उनमें खर्च हो रहा है, कम से कम उसमें से थोड़ी राहत किसानों को दे दीजिए, जिससे किसान उबर सके ऊपर को। जी, सभी फसलों को सर, इसमें फल फूल दोनों आते हैं उसमें। जैसे सब्जियों में देखिए, जैसे शिमला मिर्च है, गोभी है, टमाटर है, बैगन है, मटर है, कद्दू है, करेला है, लौकी है। जो भी हमारी समय रबी की जो हमारी फसल थी लगा रखी थी, खरीफ में वो तैयार होती है, समय गर्मियों में जाती है बाजार में, तो वो खत्म। फल फूल में देखिए खुमानी है, पोलम है, आड़ू है, सेब है, जो भी फलदार हमारे वृक्ष हैं, सारे फल उनके झड़ के नष्ट हो चुके हैं। लोगों के पोलिया क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ज़मीनें बह गई हैं, दुनिया भर का नुकसान हो रहा है। सब मांग यही है कि एक तो जो किसान कर्ज में डूबे हैं, मैं तो देखिए बार बार कर्ज को लेके ही बात करता हूँ, क्योंकि कर्ज से हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। सर दिक्कत ये है। जो ओलावृष्टि हुई है लगातार पिछले हफ्ते से हो रही है ये, इससे हमारी शिमला मिर्च, गेहूं, बैगन, कद्दू और जो भी हमारी नकदी फसलें हैं, जिससे हमारे किसानों को आर्थिकी में सुधार होता है, वो फसलें हमारी सब ख़राब हो चुकी हैं। और लोगों का ये कहना है कि हमारा जो गेहूं था खेतों में वो ख़राब हो गया है और सब सड़ रहा है। और बिसंग क्षेत्र में भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ से भी हमें सूचना मिली है कि हमारे यहाँ गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है, जो इनके ऋण है उसको माफ़ किया जाए, ब्याज माफ़ किया जाए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो। और सबसे ज़्यादा गुड़मागल क्षेत्र में हुआ है टमाटर की खेती के लिए, टमाटर की खेती में। और जो हमारा पटन गांव क्षेत्र है वो राजमा के लिए है, और वहाँ भी टमाटर की खेती है। वहाँ से भी हमारे पास सूचना आई है कि हमारी फसलों को नुकसान हुआ है। अब हम ये चाहते हैं, सरकार से भी हमारी मांग है, शासन प्रशासन से भी हमारी मांग है, जो भी हमारे गरीब किसान हैं और उन क्षेत्रों का सर्वे करा जाए, और वहाँ सर्वे करने के बाद जो भी वहाँ से रिपोर्ट आती है, जो भी हमारे प्रभावित किसान हैं उनको उचित मुआवजा देने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद। थराली से है, जहां घर से स्कूल को निकले 2 नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली। वहीं पुलिस ने दोनों बच्चों को सफलतापूर्वक बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। मामले में पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित कर बच्चों को खोजबीन शुरू कर दी गई। इस दौरान लगभग 150 होटल और 150 CCTV फुटेज खंगाले गए। नाबालिग लड़कों को हरिद्वार से बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। जैसा कि आप विदित हैं कि 2 बच्चे जो 14 वर्ष के हैं, एक मोहन और एक देव, जो हमारे थाना थराली के गांव चोंडा के हैं और राजकीय इंटर कॉलेज में 10th क्लास में पढ़ते हैं।
ये जो मिसिंग का मामला है ये 23 अप्रैल का है, जिसमें शाम को पुलिस को सूचना दी गई कि 2 बच्चे जो देव और मोहन हैं, जो चचेरे भाई हैं आपस में, ये घर पे नहीं आए हैं। तो पुलिस इसमें एक्टिव हुई और इसमें परिवार और माता पिता की सहमति के अनुसार उन्हें कोऑपरेट करते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया। और मुकदमा लिखने के बाद इसमें जो हमारी एसओजी की टीम है और थाना थराली की टीम है, दोनों ने मिलकर इसकी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, जिसमें कि एक ग्वालदम से अल्मोड़ा की तरफ जाना बताया। ये 23 तारीख की घटना है, तो ये बीच बीच में रुकते हुए गए, जैसे अल्मोड़ा हल्द्वानी, अल्मोड़ा में बस स्टैंड पे रुके। उसके बाद हमने इनको हरिद्वार से सप्तऋषि से बरामद किया। उत्तराखंड की सियासत इस वक्त एक वायरल पत्र को लेकर जबरदस्त उबाल पर है। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित पत्र ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। पत्र में उत्पीड़न, अनदेखी और दबाव जैसे गंभीर आरोपों का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि अब ये मुद्दा सिर्फ एक वायरल दस्तावेज नहीं बल्कि सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है तो सत्ता पक्ष इसे साजिश करार दे रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे प्रकरण को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। गोदियाल ने कहा कि अगर सत्ताधारी दल के एक विधायक के नाम से इस तरह के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है। गोदियाल ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और प्रदेश की जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गणेश गोदियाल ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में पुलिस अधिकारियों के बीच हुए विवाद का जिक्र किया और इसे कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदार अधिकारी ही आपसी विवाद में उलझे दिखाई दे रहे हैं तो आम नागरिक की सुरक्षा पर स्वाभाविक रूप से सवाल जरूर उठेंगे। इसके साथ ही गोदियाल ने वायरल पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उसमें विधायक के परिवार तक को धमकाने जैसी गंभीर बातें सामने आ रही हैं, जो न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि शासन प्रशासन की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की जांच के लिए न्यायिक अभिरक्षा में मैं एसआईटी की मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन हो। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से समय मांगा लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और अंततोगत्वा मुझे मीडिया में आकर ये बात रखनी पड़ी कि हम एसआईटी की मांग करते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं वहां जाकर भी इस हेतु अपील करूंगा कि एक एसआईटी का न्यायिक अभिरक्षा में गठन हो और इन तथ्यों की जांच हो, इस पत्र की भी वास्तविकता की जांच हो। सत्ताधारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय अपनी ही अंदरूनी खींचतान और कमजोर होती राजनीतिक स्थिति से जूझ रही है और इसी वजह से इस तरह के मुद्दे को हवा देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। महेंद्र भट्ट ने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस के भीतर बड़ी टूट देखने को मिलेगी और कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होगी। किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है
ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रेस करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी से। नहीं, वो करेंगे, जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे, उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, और आए दिन फजियत हो। सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता है तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ, और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासनहीनता के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरे मामले को फर्जी और भ्रामक बताया है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायक अरविंद पांडे की ओर से संगठन या सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है और न ही किसी प्रकार की शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि ये पत्र पूरे तरीके से मनगढ़ंत है, जिसे विपक्ष द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। उनके मुताबिक इस तरह के फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अध्यक्ष जी इस पर पहले संज्ञान लेंगे, पहले विधायक जी से चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर कुछ बात है तो उसके बाद कुछ तय किया जाएगा कि क्या होगा। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दस्तावेजों की सत्ता कितनी भरोसेमंद है और क्या बिना आधिकारिक पुष्टि के उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाना सही है। एक तरफ विपक्ष इस पत्र को आधार बनाकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक साजिश और फर्जी बड़ा बता रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब किसी निष्पक्ष जांच के जरिए तथ्यों को सामने लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार पिछले 24 घंटे में पर्वतीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 3 से 5 मई के बीच आकाशीय बिजली, तेज हवाएं और कुछ जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।